राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव हो गए हैं, लेकिन राजस्थान की देवली उनियारा सीट पर बवाल मच गया। देवली उनियारा में निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने एसडीएम को एक थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद ये पूरा प्रकरण हुआ। आखिरकार समरावता गांव की ये कहानी है, जहां पर चुनाव की वोटिंग चल रही थी, उसी बीच एक घटना होती है और वो घटना पूरे राजस्थान में फैल जाती है। अब वहां उपद्रव भी हुआ है और एसडीएम को थप्पड़ मारने के बाद गिरफ्तार भी नरेश मीणा हो गए हैं। लेकिन उससे पहले पूरा बवाल हुआ। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भीमराव जाखड़ हैं, तो जानते हैं उसके कि कांग्रेस की इस पर क्या प्रतिक्रिया है, कांग्रेस के बारे में क्या कह रही है, साथ ही साथ ये पूरी घटना जो हुई है उसके बारे में क्या कुछ कहानी है। सर, सबसे पहले बातचीत करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ये पूरी जो घटना हुई नरेश मीणा एपिसोड जो हुआ राजस्थान में उपचुनावों के बीच में, क्या कहेंगे इस पर? क्योंकि ये पूरी प्रक्रिया हुई, पूरा जो कांड हुआ, पूरा जो ये बवाल मचा, उसके बाद क्या कांग्रेस कहेगी इस पर? इस पे हम यही कहना चाहेंगे कि इंटेलिजेंस और मैनेजमेंट आज वर्तमान बीजेपी सरकार का फेलियर है। इसके अंदर यदि इंटेलिजेंस समय से इनपुट देती, काम कर रही होती, प्रशासन सही काम कर रहा होता, तो आज ये हालात नहीं बन चुके। पहला फेलियर तो ये है कि उन्होंने जब ग्रामीणों की मांग थी और वो वोटिंग का बहिष्कार कर रहे थे, उनकी बात मौके पे जाके क्यों नहीं सुनी गई। दूसरा, इंटेलिजेंस को ये इनपुट क्यों नहीं था कि लोग बाहर से आ रहे हैं, युवा लड़के आ रहे हैं, वो प्रदर्शन करेंगे और नरेश मीणा को फार्म भरे इतने दिन हो गए, तो उनको इस चार्ज का इनपुट क्यों नहीं था कि कितने लोग बाहर से आ रहे हैं, क्या इनका नेचर है, क्या करेंगे, युवा बार बार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो सरकार का मैं इसके अंदर ये कहूंगा फेलियर है, जिसकी वजह से आज ये हालात हुए हैं और सरकारी मशीनरी का जनता के माल जो साधन है, घर हैं, उनका नुकसान हुआ है। क्या लगता है कि ये जो कहानी हुई, ये पूरी राजनीति इसके पीछे है? क्योंकि जिस तरह से गिरफ्तार जब थप्पड़ दिया था, उस वक्त अगर गिरफ्तार हो जाता तो ये कहानी नहीं बनती। और इसकी पूरी रात धरना दे गया, उसके बाद सुबह तक ये पूरी कार्रवाई हुई, रात भर ग्रामीणों के बीच में पुलिस पहुंची और पूरा बवाल मच गया, आगजनी भी हो गई। तो क्या कोई इसके पीछे राजनीति भी थी? देखो, राजनीति का तो देखो जब बात सामने आएगी तभी कहा जाएगा, बट हम इतना जरूर कहना चाहेंगे कि सरकार का फेलियर इसके अंदर है। जब 12 बजे ये घटना होती है, वो बाहर आते हैं, तो पुलिस उनको गिरफ्तार क्यों नहीं करती है। दूसरा ये है कि शाम को पुलिस इंतजार किस चीज का इंतजार कर रही थी, और 7 बजे पोलिंग हो जाती है तो उसके बाद नेट बंद करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद युवाओं को बरगलाया गया सोशल मीडिया के माध्यम से और युवा लोग बाहर से आ रहे थे। तो उनके लिए सरकार ने, प्रशासन ने क्या किया? सरकार इसके अंदर फेलियर रही, मैनेजमेंट फेलियर रहा, तभी इस तरह के हालात उपजे हैं। और मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि बीजेपी की वर्तमान सरकार इसके लिए पूर्णतया दोषी है। बीजेपी सरकार है, बीजेपी जिस तरह से बात कर रही है कि कांग्रेस पे भी उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस के साथ थे, लेकिन जिस तरह से वो निर्दलीय लड़े, उसके बाद साफ हो जाता भी कांग्रेस के साथ नहीं थे, लेकिन फिर भी बीजेपी आरोप लगा रही है। बीजेपी को अपने गिरबान में झांकना चाहिए, खुद का तो खुद देख नहीं रही है। नाचने जानो आंगन टेढ़ा वाली कहानी हम कर रहे हैं। तो हमारे पार्टी के नियमानुसार चलते तो वो कांग्रेस के साथ आज कार्यकर्ता बन के कांग्रेस की 7 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव उनके लिए काम कर रहे होते हैं। मैं खुद 2 विधानसभा में घूम के आया हूँ, काम किया हूँ। तो उन्होंने पार्टी के नियम कानून कायदे नहीं माने, पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो आज वो पार्टी में नहीं, पार्टी में रहते हुए तो क्या नहीं, पार्टी निष्कासन के बाद की कहानियां ये आप खुद को ही मालूम है। तो इसके लिए बीजेपी इस बात के अंदर बरगलाने का काम कर रही है। बीजेपी अपनी गलती मान नहीं रही है कि हमारा मैनेजमेंट फेलियर था। किरोड़ी मीणा आज वहां पहुंचे हैं, तो किरोड़ी मीणा रात को पहुंच जाते हैं और युवाओं को समझाते हैं कि आपकी बात को मैं पूरा करूंगा। आज किरोड़ी मीणा जब दंगा भड़क गया, आगजनी हो गई, लाठीचार्ज हो गया, आंसू गोसे बड़े वहां गए, और अभी तक मैं देखना चाह रहा हूं कि वो अपील कब करते हैं शांति की। कांग्रेस ने यही कहा है कि आप शांति बने रहिए, इस तरह का माहौल पैदा मत कीजिए। आपकी जो डिमांड है आप बैठ के कागज पत्रों से, आप प्रदर्शन से कीजिए, आगजनी उपद्रव मत फैलाइए, किसी का नुकसान मत कीजिए। हम ये कहना चाहते हैं, बीजेपी चाहती थी कि दंगा भड़के, इस तरह के हालात पैदा, ये बीजेपी की रीति और नीति रही है। देवनी उनियारा की सीट पर जिस तरह से ये हुआ और वहां पर जो अब आगजनी हुई, लेकिन वहां पर नुकसान तो सरकारी संपत्ति का हुआ है, वहां के जो ग्रामीण लोग हैं उनका हुआ है। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर किरोड़ी मीणा अब पहुंचे हैं, वो उसी वक्त पहुंच जाते, रात को पहुंच जाते तो ये सारी घटना नहीं होती।
यही हम कहना चाह रहे हैं। किरोड़ी मीणा आज पहुंचे, किरोड़ी मीणा पहले भी आपको जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी हर घंटे घंटे में धरना देते थे, तो किरोड़ी मीणा इतने पहुंचने में देर क्यों की? और बीजेपी का कोई नेता नहीं पहुंचा, कोई मंत्री नहीं पहुंचा। इसलिए हम कह रहे हैं कि बीजेपी के इसके अंदर हमें कहीं इसके अंदर दंगा भड़काने में बीजेपी की बू आ रही है कि बीजेपी इतनी देर क्यों की। और जबकि शांति की अपील तो उसी वक्त कर सकते हैं कि शांति से रहिए, शांति की अपील कीजिए, हम आपकी बात सुनेंगे, वो तो कहीं नजर नहीं आ रहा है। और दूसरों पे आप छिंटा कसी कर रहे हैं, तो पहले अपना काम देखिए, अपना मैनेजमेंट संभालिए, अपने पुलिस प्रशासन व्यवस्था संभालिए, वो तो कहीं नजर नहीं आ रही है। अपराधों का आंकड़ा देख लिया, 8% वृद्धि हुई है अपराधों के अंदर, आदिवासी अत्याचारों में 35% वृद्धि हुई है, हत्या के मामलों में 23% वृद्धि है, वो तो देख नहीं रहे हैं। किसानों को डीएपी नहीं मिल रही है, मजदूरों, नरेगा मजदूरों को पूरे भारत के अंदर 89 लाख मजदूरों को बाहर निकाला, उसका कहीं जिक्र नहीं है। और यहाँ आपसे मैनेजमेंट संभल नहीं रहे, मशीनरी में हमें तो ये लग रहा था कि चुनाव बीजेपी ने लड़के ईडी सीबीआई इनकम टैक्स लड़ता है, और वही काम आज यहाँ हुआ। प्रशासन फेलियर था, इनकी इंटेलिजेंस फेलियर थी, जिसकी वजह से ये हालात पैदा हुए। सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ, लोगों की संपत्ति का नुकसान हुआ, लोगों पे अनावश्यक मुकदमे ठोके गए, लोगों के घरों जाके जो निर्दोष लोग थे उनको पुलिस ने पीटा है। जो 60-60 साल के बुजुर्ग के कौन सा दंगा फैला, उनको जाके घर जाके पीटा। लाठीचार्ज भी हुआ, आंसू गैस भी चलाए गए, गोलियों की भी बात आई। ग्रामीण लोगों ने भी डॉक्टर किरोड़ी मीणा से कहा है। लोग कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, जिनके साथ अन्याय हुआ है वो तो भी कह रहे हैं अपनी बात है, पर इनकी बीजेपी के राज में सुनवाई नहीं है गरीब की, क्योंकि ये पूंजीपतियों की सरकार है। या गरीब किसान मजदूर की कहीं सुनवाई है नहीं। आज तक का इनका इतिहास उठा के देख लिए, ये लाठी गोली बंदूक से बात करने वाले लोग हैं, ये किसानों और मजदूरों की कभी बात नहीं करेंगे। जिस तरह से एक पूरी घटनाक्रम हुआ है, उसके बाद पूरे जो राजस्थान में कहीं ना कहीं इस बात पर नजर रही कि किस तरह से घटनाक्रम हुआ। एक निर्दलीय लीडर, उन्होंने थप्पड़ मारा, उसके बाद आरएस एसोसिएशन भी उनके पक्ष, जो एसडीएम उसके साथ आ गई और उनको हड़ताल करनी पड़ी। आरएसएस एसोसिएशन जो इनका संगठन है वो अपनी बात रख रहा है। वो कह रहे हैं कि आप इस तरह के जो नेता इस तरह की बात करते हैं तो हम क्या कर पाएंगे, हम काम कैसे कर पाएंगे। वो अपनी बात रख रहे हैं। उन्होंने धरना भी दिया था गांधी जी की मूर्ति सचिवालय, उसके आगे बैठ के उन्होंने शांतिपूर्ण अपना प्रदर्शन किया। तो उन्होंने अपनी बात रखी है कि वो थोड़ी उपद्रव करेंगे। ये इस तरह के लोग करते हैं तब इस तरह के हालात बनते हैं, और ये राजनीति और लोकतंत्र के लिए अच्छे संकेत नहीं है। और जो युवाओं को जो जिस तरह का मैसेज आज और कल देखने में मिला है, तो अपने युवाओं को क्या मैसेज देगा? क्या उनके भविष्य के लिए अच्छी चीज है? आई डोंट लाइक दिस। जिला कलेक्टर की वो मांग कर रहे थे कि जिला कलेक्टर यहाँ है, ये धरना प्रदर्शन तभी समाप्त होगा। इसी की बात को लेकर चल रहे थे। क्या जिला कलेक्टर वहां पहुंच जाते तो ये पूरा मामला नहीं बढ़ता? क्या सरकार इस पर अगर पहले से कोई पुख्ता संदेश दे देती तो शायद जिला कलेक्टर वहां पहुंचती मौजूद, तो क्या ये नहीं हो पाता? ये बात मैंने पहले कही कि वो अपने उपखंड को बदलवाने की मांग कर रहे थे। तो सरकार का कोई भी जनप्रतिनिधि या सरकार का कोई सरकारी अधिकारी पहुंच के उनकी बात को आश्वासन देता, उनसे बात करता, तो ये आज ये हालात पैदा नहीं होते। तभी हम कह रहे हैं सरकार का इसके अंदर पूर्णतः फेलियर है। क्या लगता है आपको कि अब इस पूरे मामले पर गिरफ्तारी तो हो चुकी है, लेकिन आगे इस पर क्या एक्शन और होना चाहिए जिस तरह से लगातार इस तरह की घटनाएं ना हो? इसके अंदर क्या इंटेलिजेंस को और मजबूत करने की जरूरत है। इंटेलिजेंस मजबूत होगी तो इनपुट समय से मिलते रहेंगे, और प्रशासन और चुनाव आयोग इस तरह के अपना कंट्रोल कर पाएगा ताकि शांतिपूर्ण मतदान हो जाए और किसी तरह की अशांति वहां नहीं फैले। और दूसरा इसके अंदर कहेगा कि नेताओं को भी अपना कभी धैर्य नहीं खोना चाहिए। इस तरह का जैसे नरेश मीणा ने किया है, ये कभी नेताओं को शोभा नहीं देता और उच्च मानसिकता का परिचय। क्या लगता है कि अब 10 महीने का जो कार्यकाल है बीजेपी का, उसमें जिस तरह की ये घटना हुई है, क्या लगता है आपको कि वो लगातार चुनावों में भी इस तरह की बातें कही उन्होंने कि हमारा 10 महीने का जो कार्यकाल है स्वर्णिम काल है, हमने ये कर दिया, 10 महीने में 70% हमारे जो मैनिफेस्टो उसको पूरा किया है, भर्तियों की वो बात करते हैं और पेपर लीक पर आप पर सवाल खड़े करते हैं? पहले तो मैं बता देता हूं, जो पेपर लीक है उसके अंदर जो गिरफ्तारियां वो कांग्रेस के समय एफआईआर हुई थी, उन पे गिरफ्तारियां हो रही हैं। और पूरे हिंदुस्तान के अंदर यदि पेपर लीक में सबसे पहला और सबसे मजबूत यदि कानून बनाया तो वो कांग्रेस सरकार में गहलोत सरकार ने बनाया था। और केंद्र की सरकार ने राजस्थान में कानून बनने के बाद कानून बनाया, वो उससे हल्का कानून था। उसके अंदर जो कड़ी सजा का प्रावधान हमने किया था वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी किया। दूसरा, यदि पेपर लीक की बात कर रहे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से बीजेपी सरकार से पूछना चाहता हूं कि व्यापम घोटाला था उसका कभी जनता के सामने खोला जाएगा? और नीट घोटाला था जिसके अंदर सवाई माधोपुर में पेपर लीक हुआ,
नीट का उससे कुछ नहीं हुआ। रॉकी और संजीव नाम के 2 आदमी थे जिन्होंने पुलिस के सामने कहा था कि हमने 60 करोड़ में पेपर खरीदा है। फरीदाबाद में बीजेपी के नेता के एक स्कूल से एक ही कमरे से एक ही लाइन से 6 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, टॉपर आए। क्या उस पर कुछ बताएंगे? क्या ये बताएंगे बिहार के अंदर एक झारखंड नंबर की डस्टर गाड़ी पकड़ी गई थी जिसमें 6 प्रवेश पत्र मिले, उन पर कोई कार्रवाई हुई क्या? तो इसलिए कहना चाहते हैं ये नीट का पेपर और एक व्यापम घोटाला इसमें बीजेपी की कहना कर रही है। तो वो बीजेपी पहले अपने गिरबान में जाके, बीजेपी की यहाँ सरकार थी, 14 पेपर लीक हुए, एक एफआईआर, एक ही गिरफ्तारी होती है। ऐसा ही भर्ती का वो मामला है। टंकी पर बच्चे चढ़ते हैं, 2 अभ्यर्थी होते हैं, उनको डॉक्टर कोडलाल में चुनावों के बीच में आते हैं, उनको उतरवाते हैं, आज उनको गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। तो ये पूरा क्या किस तरह का हुआ है? तो किरोड़ी मिर्जा चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद आते हैं, चुनाव के बीच में नहीं आते हैं। और दूसरी बात, यदि बच्चों की मांग है तो हम यही कहना चाहते हैं, इसी तरह की मांग वहां थी जिसे देवली उनियारे के अंदर, तुम ये बात कहां कर रहे हैं? यदि उसके अंदर कार्रवाई करनी है तो आप कार्रवाई जो और पेपर लीक है उनमें भी कीजिए, और जो 3 पेपर बीजेपी की 10 महीने की सरकार में उन पे भी कार्रवाई कीजिए। और रही बात 10 महीने के कार्यकाल की, मैं बताना चाहता हूं कि 1200 क्यूसेक पानी बीजेपी सरकार आते ही काटा गया। इंदिरा गांधी नहर 10 जिलों को और 2 करोड़ लोगों को पानी पिलाती है, उसका मेंटेनेंस हर साल होता था। 70 दिन की बंदी वो बंद कर दिया गया। गोंड मंडियां बीजेपी कांग्रेस सरकार ने खोली थी, 1000 मंडियां, तो गांव के लोग किसान अपना मंडी वही गांव के अंदर अनाज बेच सके सरकारी रेट पे, वो भी इन्होंने बंद कर दी। अब सरकार का भी वर्तमान फैसला है, मैं आपको बताऊं कि 35% हम ग्रामीण बैंक बंद करेंगे। क्यों करोगे भाई? क्योंकि ग्रामीणों में जो किसान है, मजदूर है, आजकल युवा बाहर जाके काम करते हैं, छोटा मोटा व्यापार चलता है, बोले उसको हम बंद करेंगे। और केसीसी के ऊपर किसानों पे जो 7% ब्याज लगता था उसको बढ़ा के 16% कर दिया है। जो बिजली थी उसका हाल आपने देखा ही है। तो हम पूछना चाहते हैं आप कर क्या रहे हो? मुझे तो कहीं से लग लेना का 10 महीने के अंदर कुछ किया। फिर मैं आपको 2 चीजें और कहना चाहता हूँ। इन्होंने घोषणा पत्र में वादा किया था हम गेहूं 2800 रुपए क्विंटल खरीदेंगे, वो गेहूं 2400 रुपए इन्होंने खरीदी। बाजरे का इन्होंने विधानसभा में बढ़ चढ़ के बात की थी हम बाजरा खरीदेंगे, वो बाजरे का सरकार बैकफुट की आ गई। अपराध कंट्रोल में नहीं है, गैंगस्टर सरे आम लोगों को धमकियां दे रहे हैं और बीजेपी के नेता उनका स्वागत कर रहे हैं कि बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपने आपके चैनलों के माध्यम से गौरी लंकेश के हत्यारों को जमानत मिली, उनका स्वागत किया गया। बिल्किस बानो के रेपिस्टों को जमानत मिली तो उनका स्वागत किया। आखिर अपने देश को किधर लेके जा रहे हैं? क्या ये देश का लोकतंत्र होगा? क्या विश्व गुरु इससे बनेंगे? और बीजेपी सरकार ने आते ही बोला हम तो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल बन गए, 249 सरकारी कॉलेज थे उनको बंद करेंगे। कांग्रेस ने इसका विरोध किया, खुल के सड़कों विरोध किया, तब जाके सरकार को बैकफुट होना। आखिरी सवाल, उपचुनाव में कितनी सीट जीती है कांग्रेस? कांग्रेस 7 की 7 सीटें जीतने जा रही है। बीजेपी सरकार बौखलाहट है और इनका फैल है पर्ची सरकार। और मुख्यमंत्री जी हैं, इन पे लाल फीता सावी आज के दिन हावी नजर आ रही है और खुली लूट चल रहे हैं। इनके नेता कह रहे हैं कि हमारे से डीसी पैसे वसूल रहे हैं। तो हम पूछना चाहते हैं डीसी साहब से, आपके चैनल में, डीसी साहब ये पैसे कहां तक भिजवा रहे हो? ये तो थोड़ा सा जिक्र और कर देते हुए नेता बदल तो बहुत अच्छा होता। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता भीमराव जाखड़, जिनका साफ कहना है कि जो ये देवली उनियारा में हुआ है और नरेश मीणा जो थप्पड़ कांड जो हुआ है एसडीएम के साथ, जो थप्पड़ उन्होंने एसडीएम को मारे, एक अधिकारी को, कहीं ना कहीं सरकार का फेलियर है। जो लोग वहां की मांग कर रहे थे उनकी मांग को सुना नहीं गया और वक्त रहते उस पर कार्रवाई हो जाती तो पूरा बवाल नहीं मचता, क्योंकि सरकारी संपत्ति को तो कहीं ना कहीं नुकसान हुआ ही है। साथ ही साथ उस गांव जो समरावता गांव है उसका भी नुकसान हुआ है। कई ऐसे लोग जिनका कोई दोष नहीं था लेकिन उन पर कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण की आंच आई है और वो परेशान हुए हैं। अब देखना यह है कि आगे किस तरह का इस प्रकरण पर सरकार कार्रवाई करती है और इस प्रकरण से क्या कुछ निकल कर आता है। क्या इस पूरे प्रकरण में कहीं कोई राजनीति है, क्योंकि उपचुनाव चल रहे हैं, उसके बीच इतना वक्त लिया गया। जब घटना हुई उसके दूसरे दिन रात, उपचुनाव के जब चल रही थी वोटिंग, 7 बजे बाद पुलिस वहां पहुंचती है, रात को ये पूरा घटनाक्रम होता है, उससे पहले क्यों नहीं हुआ? कांग्रेस इस पर सवाल खड़े कर रही है। पॉलिटिकल पंचायत के लिए जयपुर से दशरथ सिंह।